Hello everyone and welcome to Manual Education. In this session, we will be solving the question paper of CMAT 2022, the logical reasoning section. So guys, before we proceed, let me introduce you to the batches launched by Manual. If you're preparing for any of the MBA entrance exams like CAT, MBA CET, CMAT, TIS, NMAT, SNAP or any other exam, then you can book your seat with us. We provide live coaching as well as classroom coaching, books, shortcut tricks, and yes, we also conduct your doubt classes to solve all your doubts. You also get the recorded videos of your live lectures. Apart from that, we offer you topic tests, mock tests, and mentorship wherein you can connect with your mentors on the WhatsApp group. Not just this, we provide you an ocean of over 10,000 plus questions. Guys, we have our centers at Dadar, Borivali and Vasai. So book your seats with us right now by calling on 8828581455. For more information, you can visit on our website. Now let us proceed with our questions. So the first question is, a statement is followed by assumption 1 and 2. An assumption is supposed to be taken for granted. Consider the statement and the assumptions and decide which of the assumption is implicit to the statement. So statement कहती है that the government has decided to relocate all the bricklins away from the city. मतलब जो bricklins है वो city से दूर place करने हैं. तो ये क्यों गवर्नमेंट ने डिसाइड किया रहेगा, या फिर ये डिसाइड करते वक्त गवर्नमेंट का एक बेसिक अजम्पशन क्या अज्यूम करके चल रही है गवर्नमेंट. तो फर्स्ट अजम्पशन इज दैट पोल्यूशन इन द सिटी इज बीइंग कॉज्ड ओनली बिकॉज ऑफ ब्रिकलिन्स इन द सिटी. अब देखिए गाइज, अगर ये ऐसे होता कि पोल्यूशन इन द सिटी इज कॉज्ड ड्यू टू ब्रिकलिन्स तो वो सही होता. मे बी द गवर्नमेंट इज अज्यूमिंग कि पोल्यूशन हो रहा है सिटी में ब्रिकलिन्स के वजह से, इसलिए हम ब्रिकलिन्स को दूर रिलोकेट करते हैं. बट यहाँ पे एक जो ये वर्ड आया है ओनली, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट दिस वर्ड मीन्स इज दैट कि गवर्नमेंट को ऐसे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिकलिन्स ही पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं सिटी में. तो ऑब्वियसली ये एब्सर्ड अजम्पशन तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं करेगी. दैट्स वाई assumption 1 is wrong. Assumption 2 ये कहता है that workers shall be able to travel daily to the new site of bricklins. Now see, if bricklins are relocated, फिर भी वहाँ पे काम तो करना पड़ेगा. तो अगर वर्कर्स ट्रैवल ना कर पाते तो गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन लेता ही नहीं. इसी का मतलब है कि गवर्नमेंट ये मान के चल रहा है कि वर्कर्स जो है वो डेली वहाँ पे जा सकते हैं, तभी गवर्नमेंट उस जगह पे उन्हें रिलोकेट कर रहा है. दैट इज़ वाई इन दिस क्वेश्चन assumption 2 इज़ करेक्ट. सो यू हैव टू ऑलवेज थिंक, पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ द गवर्नमेंट और विच एवर सब्जेक्ट इज गिवन इन द स्टेटमेंट. उसके जगह पे रह के सोचो कि आप क्या अज्यूम करते हैं ऐसे करने से पहले. सो योर आंसर इज ओनली assumption 2 इज implicit. मूविंग अहेड, each of the 5 balls such as red, blue, yellow, black and green is of a different weight. Okay, so this is a distribution and arrangement question. Black ball is heavier than the red and blue balls. Chalo, let's start by making our working notes. Black ball is heavier, तो मैं heavy वाले जो है वो ऊपर लिख रही हूँ and light वाले जो है place down. Black is heavier than red and blue. Yellow is lighter than red. अब देखिए गाइस, मैंने ना येलो इधर नीचे नहीं लिखा क्योंकि मुझे नहीं पता कि येलो ब्लू से हैवी है या लाइट है. यहाँ पे आई हैव प्लेस्ड बोथ, तो इट्स बेटर कि आप दूसरी वर्किंग नोट बना लो. ओके, ब्लू बॉल इज हैवियर देन रेड एंड ग्रीन बॉल. ब्लू इज हैवियर देन रेड एंड ग्रीन. अब मैम आपने तो वो जो लिखा है वैसे का वैसे ही पढ़ के सिर्फ यहाँ पे प्लेस कर दिया. हाँ, इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि लॉजिकल रीजनिंग में आप जो भी पढ़ रहे हो वो आपके ढंग से शॉर्टकट में आपके वर्किंग नोट बनाओ. इट गिव्स यू अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग. अब हम इन सब धागों को जोड़ते हैं. तो सबसे पहले है ब्लैक बॉल. ओके,
उसके बाद क्या है, रेड एंड ब्लू है, लेकिन यहाँ पे देखो ब्लू के बाद रेड आ रहा है, सो सेकेंड आएगा ब्लू, ओके। फिर आ रहा है रेड, ओके। रेड के नीचे येलो है, और ग्रीन भी कहाँ पे है रेड के बाद हमें पता नहीं है, तो नीचे जो है हम ग्रीन एंड येलो को एक साथ प्लेस करेंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि येलो नीचे जाएगा या ग्रीन, बट दिस आई डेफिनेटली नो कि ब्लैक इन सबके ऊपर रहेगा, दैट इज़ वाई ये नंबर 1 पे है। मुझे ये भी पता है कि ब्लैक के बाद भले ही रेड आ सकता है, बट उससे भी पहले ब्लू आएगा, दैट इज़ वाई दिस इज़ ऑन नंबर 2। एंड आई नो दैट रेड कम्स विथ ब्लू, रेड को मैंने ब्लू के साथ दर्जा दिया था, बट अबव येलो, दैट इज़ वाई ये रीड लिख दिया क्या मैंने, इट विल बी रेड। तो रेड जो है वो थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ। नाउ आवर क्वेश्चन इज विच बॉल कुड बी द लाइटेस्ट वन। नाउ गाइज यहाँ पे हम नहीं बता सकते कि ग्रीन बॉल लाइट है या येलो, सो योर आंसर हैज़ टू बी ईदर येलो और ग्रीन। Next, in a college, 200 students are randomly chosen, 140 like tea. So total is 200. टी वाले बच्चे हैं 140, और कॉफ़ी 120 लोगों को पसंद है, एंड टी एंड कॉफ़ी 70। तो किनको ना ही टी ना कॉफ़ी पसंद है। देखो फर्स्टली तो इनकी टोटल करते हैं, सो इट विल बी 0, 4, 5, 6 एंड 260। 260 लोग हैं जिनको टी एंड कॉफ़ी पसंद है मैम, लेकिन टोटल तो 200 दिया है। हाँ, क्योंकि हमें ये जो है इसमें से माइनस करना है, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जिन्हें टी और कॉफ़ी दोनों पसंद है, तो इनको हमने टी और कॉफ़ी में भी काउंट किया है। इस बात को समझिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए बी सी डी और ई ये 5 लोग हैं, इसमें से ए को टी पसंद है, बी को कॉफ़ी, सी को टी और कॉफ़ी दोनों पसंद है, डी को भी टी और कॉफ़ी दोनों पसंद है, एंड ई को टी पसंद है। अब जब मैं टोटल करूँगी तो टी कितने लोगों को पसंद है, देखो 1 2 3 4। कॉफ़ी कितने लोगों को पसंद है, 1 2 3। तो यहाँ पे टोटल 7 हो गए, लेकिन लोग कितने हैं, 5। ये क्यों 7 हुए, क्योंकि ये जो 2 लोग हैं ना जिनको टी और कॉफ़ी दोनों भी पसंद है, उनको मैंने इधर ही काउंट कर लिया। सो अभी मुझे इसमें से माइनस करना है ये 2 लोग, तब मुझे मिलेंगे टोटल लोग विच इज़ बेसिकली 5। सिमिलरली यहाँ पे टी प्लस कॉफ़ी 260 है, उसमें से मुझे माइनस करने हैं वो लोग जिन्हें मैंने डबल काउंट किया है। मैंने उन्हें टी में भी काउंट कर लिया, मैंने उन्हें कॉफ़ी में भी काउंट कर लिया। सो 260 माइनस 70 विल बी 190, एंड 190 ऐसे लोग हैं जिन्हें टी या कॉफ़ी पसंद है। तो बचे हुए टोटल 200 में से 190 जो 10 लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जिन्हें ना ही टी ना ही कॉफ़ी पसंद है, सो दैट इज़ डी। दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें होनी ज़रूरी है। अगर आप चीज़ों को समझ लेंगे, इट विल बी बेटर एंड ईजियर फॉर यू टू सॉल्व। नेक्स्ट, कंप्लीट द सीरीज़। फर्स्टली लेट मी राइट द सीरीज़ अच्छे से। ये आपको लिखना नहीं है एग्ज़ाम में, आई एम राइटिंग योर टू एक्सप्लेन यू। नाउ सी, फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर से हमें कंपेयर करना है। सो डी ई एफ जी, मैंने 2 लोगों को स्किप किया। जी एच आई जे के, मैंने 3 लोगों को स्किप किया। के एल एम एन ओ, 4 लोगों को स्किप करके पी। तो आगे मैं कितने लोगों को स्किप करूँगी, 5। सो आफ्टर पी क्यू आर एस टी यू के बाद जो आता है विच इज़ वी। So this eliminates our option B and option D. So let us look at the second letter. I, J, K, L, M, 3 skip करके M, N, O, P, वापस 3 skip करके Q, R, S, T, 3 skip करके U. So again हम 3 skip करेंगे V, W, X. So next will be Y. Here itself हमें हमारा आंसर मिल जाता है which is A, क्योंकि यहाँ पे X है। लेकिन फिर भी फॉर आर अंडरस्टैंडिंग लेट अस लुक कि थर्ड एट्रीब्यूट क्या आएगा। ओके, सो लेट अस लुक कि थर्ड एट्रीब्यूट क्या आएगा। फोकस हियर, ये उल्टा जा रहा है, ठीक है। एच आई जे के एल, 4 स्किप किया एम, एन ओ पी 3 स्किप किया क्यू, आर एस 2 स्किप किया टी।
तो पीछे कितने स्किप्स होंगे, 5 स्किप होंगे। सो यहाँ पे अगर B आएगा तो देखिए CDEFG 5 स्किप करके H। सो योर फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, राम ट्रेवल्ड टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम हिज ऑफिस। चलिए डायरेक्शन का सम है, तो लेट्स से राम ने यहाँ से स्टार्ट किया। ही ट्रैवल टू ईस्ट फ्रॉम हिज ऑफिस। तो ईस्ट कौन सी साइड आता है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। तो राम ट्रैवल्ड टू द ईस्ट फ्रॉम हिज ऑफिस। आफ्टर ट्रैवलिंग 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर, ही टूक अ राइट टर्न। अब यहाँ पे बंदा जब देख रहा है तो इसकी ये साइड राइट साइड आएगी, तो उसने राइट टर्न लिया एंड 2 किलोमीटर ही चला, एकदम थोड़ा सा। देन ही टुक अ 45 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज। गाइस हमारा क्लॉक कैसे जाता है, ऐसे 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 ऐसे, राइट। सो क्लॉक ऐसे जाता है। सो ये नीचे जब देख रहा है क्लॉकवाइज 45 डिग्री अगर मुड़ेगा उसकी ही जगह पे, इमेजिन दैट आई एम स्टैंडिंग हियर, ठीक है, एंड आई एम लुकिंग टूवर्ड्स द साउथ, आई रोटेट 45 डिग्री। देखो यहाँ तक तो 90 डिग्री हो जाता है, 45 मतलब मैंने यहाँ तक रोटेट किया, मतलब मैं जो नीचे देख रही थी अब मैं ऐसे देख रही हूँ। फिर मैं अभी जब यहाँ पे देख रही हूँ उसके बाद ट्रैवल्स 3 किलोमीटर्स, ठीक है, तो मैं ऐसे 3 किलोमीटर, क्योंकि मैं मुड़ चुकी हूँ, ठीक है, 3 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज ही ट्रैवलिंग नाउ। तो अब मैं कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हूँ गाइज, अभी देखो ये डायरेक्शन कौन सा आएगा, ये डायरेक्शन वेस्ट और साउथ के बीच का, नॉट साउथ। अगर मैं ऐसे ही जाती ना तो मैं साउथ पहुंचती, क्योंकि यहाँ से मैं कौन से डायरेक्शन में जा रही हूँ, इफ आई वुड गो हियर दिस वुड बी साउथ, बट आई एम गोइंग दिस साइड, सो इट इज साउथ वेस्ट। एट 3 o'clock इफ आवर हैंड पॉइंट्स टूवर्ड्स वेस्ट, 3 बजते हैं ऐसे, ओके, एंड आर का जो हैंड होता है वो होता है ये, जो यूजुअली पॉइंट करता है ईस्ट को, लेकिन इनकी जो घड़ी है वो थोड़ी टेढ़ी है, वो बोल रही है वेस्ट को, मतलब वो हमें अपोजिट बता रही है। तो इन विच डायरेक्शन विल मिनट हैंड पॉइंट एट 7:45। तो यूजुअली 7:45 मीन्स 7:45 को ये होगा मेरा मिनट हैंड, एंड कहीं पे तो यहाँ पे 8 बजने आ रहे हैं, सो ये होगा मेरा आर हैंड। तो वो पूछ रहे हैं मिनट हैंड कहाँ पे पॉइंट करेगा, तो हमारी यूजुअल घड़ी में मेरा मिनट हैंड जो है वो वेस्ट को पॉइंट करता, लेकिन ये देखिए इनकी घड़ी अपोजिट चल रही है, तो जो कांटा वेस्ट में पॉइंट करता वो हमारे इनकी घड़ी में ईस्ट में पॉइंट करेगा। सो योर आंसर इज ईस्ट। Given are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion says money can resolve most of our problems. Reason says, so assertion क्या बोल रहा है कि पैसा बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, करेक्ट है, लेकिन उसका रीज़न करेक्ट है कि नहीं देखते हैं। वी आर लिविंग इन अ हिरार्कियल सोसाइटी। देखो ये तो सच है कि हम हिरार्कियल सोसाइटी में रहते हैं। हायरार्कियल सोसाइटी मतलब पहले परदादा, फिर दादा, फिर पापा, फिर हम, फिर हमारे बेटे, या फिर इफ़ वी गो ऑन द मैटरनल साइड तो पहले मम्मी, दादी, मम्मी, राइट। दिस इज़ अ हायरार्कियल सोसाइटी। तो ये दोनों भी स्टेटमेंट्स ट्रू है, पर क्या ये एक दूसरे के रीज़न है? क्या बिकॉज हम हायरार्कियल सोसाइटी में रहते हैं इसलिए पैसा हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? तो अगर हायरार्कियल सोसाइटी नहीं होती तो क्या पैसा हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता? तो ये रीज़न और असर्शन करेक्ट है, लेकिन एक दूसरे के रीजंस नहीं है। सो बोथ आर करेक्ट बट नॉट अ एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट इज अगेन कंप्लीट अ सीरीज़। तो ये सीरीज़ हमारे पहले के सीरीज़ जैसी नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ़ यू ऑब्जर्व तो सेम वही के वही लेटर्स है उलट पुलट, राइट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये उलट सुलट क्यों हो रहा है। यहाँ पे बीच में भी FAQ में से ही कुछ आएगा, लेकिन उनकी ऑर्डर हमें देखनी है, तो हमें इनके बीचों बीच देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। सो लेट अस ऑब्जर्व, यहाँ पे F जो फर्स्ट है वो यहाँ पे लास्ट जा रहा है, यहाँ पे भी F जो फर्स्ट है वो लास्ट जा रहा है। सो कैन आई से द फर्स्ट लेटर इज गोइंग टू द लास्ट?
सो यहाँ पे ए फर्स्ट है तो वो लास्ट जाएगा एंड ए हमारा थर्ड लेटर होगा। ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो इस लॉजिक से ए एंड डी एलिमिनेट हो रहे हैं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी अगर सेकंड वाला कुछ लॉजिक हमें दे रहा है, ए जो कि बीच का लेटर है वो पहला लेटर बन रहा है। यहाँ पे भी सेम है, ए जो बीच का लेटर है वो पहला बन रहा है। सो क्यू जो बीच का लेटर है वो पहला बनेगा विच इज़ क्यू। सो आइडियली बी हमारा आंसर होना चाहिए, बट लेट अस कंफर्म बाय लुकिंग एट द थर्ड वन। क्यू जो लास्ट लेटर है वो बीच में जा रहा है, यहाँ पे भी क्यू जो लास्ट है वो बीच में जा रहा है। सो यहाँ पे एफ लास्ट है वो बीच में जाएगा। सो क्यू एफ ए विल बी आवर आंसर। परफेक्ट। Next is an arrangement question. B, C, D, E, G, H are 6 persons sitting in a row, not in the same order. 2 persons are sitting between C and G. Now there are two ways of solving this. See, सबसे पहली वे है by actually solving it. 2 persons are sitting between C and G. So C दो लोग छोड़ के G, या फिर G दो लोग छोड़ के C, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सी ऑर्डर में, दो लोग बीच में बैठे हैं, मतलब कैसे भी हो सकता है। C इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, मतलब ये B रहेगा, तभी हम यहाँ पे इमेजिन करेंगे कि नॉर्थ में ही देख रहे हैं, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तभी उसके लेफ्ट में C आएगा। सो दिस इज B। D इज़ द फर्स्ट वन इन द रो। फर्स्ट वन मतलब यहाँ से ही फर्स्ट लेंगे हम हमेशा। ओके, C एंड G आर नॉट सिटिंग टुगेदर, तो C और C एंड H एक साथ नहीं बैठ रहे, मतलब H यहाँ पे नहीं आएगा, H यहाँ पे बैठ सकता है जहाँ पे एक जगह है, एंड यहाँ पे H यहाँ पे बैठेगा। अब बचा कौन हमारे पास? E। हमेशा लास्ट वाले वेरिएबल की इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। सो सेकंड में तो लास्ट वाले वेरिएबल के लिए जगह है, फर्स्ट में लास्ट वाला वेरिएबल जो है वो एक तो यहाँ बैठ सकता है, या फिर यहाँ तो नहीं बैठ सकता क्योंकि दो लोग ही बैठे थे, राइट, C एंड G के बीच में। सो लास्ट में ही बैठेगा, बीच में नहीं आएगा, राइट। सो दिस इज आवर अरेंजमेंट। नाउ दे आर आस्किंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट अरेंजमेंट, ठीक है। एंड ऑप्शंस आपके एक्चुअल में ये है कि कोई तो दो अरेंजमेंट्स करेक्ट रहेंगे। देखते हैं, डी सी बी एच जी ई, डी कहाँ पे है? यस, डी सी बी एच जी ई, सो दिस इज करेक्ट। डी जी एच ई सी बी, डी जी H E C B. So both B and C are correct. So our answer is B. This was one way of solving, guys. Another way, you can simply read from here and eliminate from here. आप कोई भी मेथड जो आपको अच्छी लगे उससे सॉल्व कर सकते हो। So if I read 2 persons are sitting between C and G, तो यहाँ पे सब ऑप्शंस देखिए, G और C में दो लोग, C और G में दो लोग, G और C में दो लोग, G और C में दो लोग। पहला वाला कंडीशन किसी को एलिमिनेट नहीं कर रहा है। C इज प्लेस्ड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, B के लेफ्ट में, मतलब B के लेफ्ट में C। सो ऐसा अरेंजमेंट चाहिए। पहला वाला ऑप्शन गलत है, सेकंड इज राइट, थर्ड इज राइट, फोर्थ इज राइट। सो सेकंड कंडीशन ने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। D इज द फर्स्ट वन, वो तो हर जगह है। आगे बढ़ते हैं। C एंड H आर नॉट सिटिंग टुगेदर। सो C के बाजू में H कहाँ पे नहीं है? हमारे बचे हुए ऑप्शंस में B में नहीं है, C में नहीं है। यहाँ पे देखो, H को C के बाजू में बिठा दिया, सो अगेन D इज एलिमिनेटेड। तो ऐसे एलिमिनेशन से दो ऑप्शंस बचे जो राइट है। यू कैन ईदर डू दिस टेक्निक और यू कैन एक्चुअली सॉल्व। नेक्स्ट, 144 इज रिलेटेड टू 77 इन द सेम वे एज 168 इज रिलेटेड टू। तो गाइज, इवन इफ यू फेस प्रॉब्लम विथ नंबर्स ना, जस्ट नंबर्स को देख के कुछ पहचानना सीखो। 144 और 77, देखो 7 का डबल होता है 14, तो ये ऑलमोस्ट हाफ लग रहा है। तो मैं करके देखती हूँ कि ये हाफ है क्या। 144 डिवाइड बाई 2, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4, 72 आ रहा है। बट 72 के पास है 77, कितना प्लस करना होगा? 5। तो ये वाला जो मैंने करके देखा, लेट्स सी इफ दैट अप्लाइज हियर। 168 डिवाइड बाई 2, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8 plus 5 is equal to 89. Do I have 89 as an option? Yes. Understood? You have to see the numbers and understand them.
Next is a device classifies numbers according to the criteria and the numbers must have this options. मतलब ये conditions कौन से, which of the following number could be correct to fulfill the condition. यहाँ पे हम हमारी second वाली method which is elimination technique use करते हैं. The number has 5 digits. Okay, तो 5 digit तो सब numbers में है. First and last are perfect squares. 1 is the square of 1, 4 is the square of 2, 9 is a perfect square of 3, 4 तो है ही, 9 भी है. Yes, सब conditions fulfill हो रहे हैं सब में. Middle digit is an odd number. 5, 5, 9, 5. Yes. And is an addition of first and last digits. So 1 plus 4, 5. Correct. 4 plus 9, 10, 11, 12, 13. But 13 का भी अगर हम प्लस करें तो भी 4 आना चाहिए, तो गलत. 9 प्लस 4 अगेन 13, गलत. 9 प्लस 4 13, तो ये तीनों गलत हो गए. बट आगे के कंडीशंस देखते हैं. सेकेंड एंड फोर्थ डिजिट्स आर डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड एंड फिफ्थ. तो फर्स्ट एंड थर्ड का डिफरेंस 5 माइनस 1 4 है, सेकेंड डिजिट है. एंड थर्ड एंड फिफ्थ 5 माइनस 4 1 है. So 5 minus 1 that is third minus first which is 4 वो भी correct था, and third minus fifth which is 1 वो भी correct. So first is our answer. Okay, this is analogy. Select the pair which has the type of relationship. Circle का होता है circumference. What is a circumference? अगर ये circle है तो ये जो मैंने draw ही किया ना, ये होता है circumference. Okay, तो सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम इज व्हाट वी काउंट, राइट, तो ये नहीं होगा. स्क्वायर की एरिया ये बीच की एरिया हो गई, वो हमें नहीं चाहिए. रेक्टेंगल का पेरीमीटर इज परफेक्ट. पेरीमीटर्स क्या होता है? पेरीमीटर इज बेसिकली ये सब साइड्स की टोटल. तो यहाँ पे पूरा साइड का टोटल इज योर सर्कमफ्रेंस. तो पेरीमीटर इज ऑल्सो साइड्स का टोटल, परफेक्ट. And prism sides is also wrong because we are not counting the sides, we are counting the total length of the corners, length of the sides. Find the odd one among the following: cabbage, potato, onion, lettuce. Now here it is obvious potato should be your answer because every other vegetable that is given grows above the ground, whereas potato grows below the ground. So your answer here is potato. Next, 6 students are sitting around a hexagonal table. Okay. P is second to the left of you. 6 लोग कहाँ पे बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग हैं. P is second to the left of you. तो लेट्स से ये U है. कहीं पे भी प्लॉट कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है. इसमें कुछ साउथ नॉर्थ होता नहीं है बिकॉज यहाँ पे व्हाट मैटर्स इज कौन किसके बाजू में बैठा है. तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक ज़्यादा मैटर करता है, नॉट कि आपने यू ऊपर प्लेस किया या नीचे. पी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू. तो ये यू अगर अंदर देख रहा है तो उसके फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट में यहाँ पे पी है. क्यू इज़ नेबर ऑफ आर एंड एस. अगर क्यू को आर और एस का दोनों का नेबर होना है, मतलब क्यू यहाँ पे होगा, यहाँ पे आर और एस में से एक होगा, यहाँ पे आर और एस में से एक होगा. T इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S. अब देखो अगर मैंने यहाँ पे S प्लॉट किया तो S अंदर देख रहा है, उसका सेकेंड लेफ्ट ये है, यहाँ पे R आ सकता है, T नहीं आ सकता. लेकिन मैंने अगर S को यहाँ पे प्लॉट किया तो सेकेंड लेफ्ट में T बैठ सकता है. सो दिस इज माई S एंड दिस विल बी हु? R, राइट? यस, एंड डन. सो हु इज ऑन द राइट ऑफ R? R के राइट में कौन है? देखो R ऐसे देख रहा है, तो ये उसका लेफ्ट है, ये उसका राइट है, तो R के राइट में P है. कंप्लीट द सीक्वेंस 24 48 63. एज आई टोल्ड यू, नंबर्स को देखिए, नंबर्स क्या है ना, 25 के बाजू में 24 49 64, ये सब क्या है? ये सब स्क्वायर्स है. सो 5 5s are 25 minus 1 is 24, 7 7s are 49 minus 1 is 48, and 8 8s are 64 minus 1 is 63. So similarly 6 6s are 36 minus 1 is 35, which is our answer. Next is a blood relation question. So let's solve. A is the sister of B's father-in-law.
सो देखिए, आई विल बी यूजिंग सर्कल फॉर द मेल जेंडर, triangle for the female gender, a single line for the relation of a brother and sister or sibling, cousin, whatever, cousin के लिए तो अलग बनेगा, and a double line bond for the marriage. You can use whatever symbols you want, guys. A is the sister of B's father-in-law, तो B की किसी से शादी हुई है, उसके मम्मी पापा रहेंगे, फादर इन लॉ मतलब ये पप्पा, बी के पति या पत्नी के पप्पा इज द फादर इन लॉ, उनकी सिस्टर कौन है, ए, ये समझा आपको, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, पति या पत्नी के पप्पा की बहन। ए एंड सी आर सिबलिंग्स, अभी ए एंड सी आर सिबलिंग्स, तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो यही सी है या फिर और कोई भाई या बहन हो सकते हैं। सिबलिंग्स मतलब सेम पेरेंट्स से जो ब्रदर सिस्टर होते हैं, नॉट कजिन्स, राइट। सो डी इज द हस्बैंड ऑफ बी, मतलब बी है फीमेल एंड डी विल बी द हस्बैंड। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, डन। सो ए डी की कौन लगती है, तो ए डी की कौन लगती है, ए डी के पप्पा की बहन लगती है, विच मीन्स ए इज द आंट ऑफ डी, सो योर आंसर इज आंट। Next is an assertion and reason again. So the assertion is the 10th class result is very poor this year. इस साल 10वीं का रिजल्ट बहुत ही ख़राब लगा है, तो इसका रीज़न क्या होगा। सबसे पहला रीज़न है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 10th क्लास हैव इंक्रीज कंसिडरेबली। देखिए, जस्ट बिकॉज एनरोलमेंट इंक्रीज होती है इसलिए रिजल्ट ख़राब नहीं लगता। सो रीज़न 1 ऑब्वियसली गलत जा रहा है। Reason 2 says that the students of 10th class belong to different sections of society. तो डाइवर्सिटी अगर होगी स्टूडेंट्स में, अलग अलग जाति धर्म या रीजन से आएंगे, इसके वजह से रिजल्ट पुअर नहीं लगता। तो ये दोनों ही रीजन्स गलत है। दैट्स वाई नीदर R1 नॉर R2 आर द रीजन्स। नेक्स्ट, सूरज वॉक्ड 6 मीटर फेसिंग टूवर्ड्स द वेस्ट। तो ड्रॉ करते हैं, लेट्स से दिस इज सूरज और ये वेस्ट में गया 6 meters, ओके। देन ही टूक अ लेफ्ट टर्न। अब जब सूरज लेफ्ट में देख रहा है ना गाइस, तो वो ऐसा देख रहा है, इस साइड देख रहा है, तो ये उसका राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। यू शुड इमेजिन योर सेल्फ स्टैंडिंग लाइक दैट, ओके। तो बंदा लेफ्ट में मुड़ा एंड कितना चला, एंड वॉक द डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर। तो लेफ्ट में मतलब नीचे, तो नीचे 8 मीटर्स चला, ओके। He then took a right turn. अब बंदा नीचे देख रहा है। Now right turn. Now when we are sitting like this, this is a right, this is left. उल्टा होगा तो ये right और ये left बन जाता है। तो he took a right turn and walked 6 meters. तो चलो वापस 6 मीटर गया। He then walked for 10 kilometers in the north east direction. देखो, उसकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन नहीं बोला है, उन्होंने बोला है सिर्फ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बंदा चला। तो नॉर्थ ईस्ट, तो ये अगर हमारा सेंटर पॉइंट में पकड़ूँ तो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, आप जहाँ पे हो वहाँ से नॉर्थ ईस्ट, मतलब ऐसे गया और ऐसे कितना चला वो 10 मीटर्स। तो 10 मीटर्स, तो अभी मुझे 10 कहाँ पे रुकता है वो भी देखना होगा। अप्रॉक्सीमेटली हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। पहले तो हाइपोटेन्यूस से देखते हैं कि करेक्ट जा रहा है क्या। 8 8 ज़ा 64, ठीक है। हाइपोटेन्यूस थ्योरम पता है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सो 8 ए स्क्वायर इज 8 8 ज़ा 64, 6 6 ज़ा 36, सो टोटल इज 100 एंड 100 इज द स्क्वायर ऑफ 10। सो ये हाइपोटेन्यूस थ्योरम परफेक्ट बैठ रहा है, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट में जाके इधर ही पहुंचेगा, पूरा ट्राइंगल कंप्लीट होगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। नाउ इफ ही हैज़ रीच्ड हियर, तो यहाँ पे दे आर आस्किंग हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए, चालू यहाँ से किया था, पहुँचा यहाँ पे है, तो 6 मीटर दूर है, तो 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, यहाँ पे मैं मेरी की बनाती हूँ, दिस मीन्स लेस देन, ओके। हैशटैग मीन्स ग्रेटर देन। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अपनी की बाजू में बना लो, इजी पड़ेगा, बार बार पढ़ना नहीं होगा। एस्ट्रिक मीन्स इक्वल टू, ठीक है। सो ए
इज लेस देन बी. अब देखो व्हेन आई एम रीडिंग दिस ना, मैं यहाँ पे नज़र डाल रही हूँ डायरेक्टली बिकॉज आई हैव माई की रेडी ना, तो बार बार मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ओके, ए इज़ लेस देन बी, सी इज़ इक्वल टू डी एंड सी इज़ ग्रेटर देन बी. तो अब इन सब धागों को जोड़ते हैं. ए बी से छोटू है एंड बी इज़ लेस देन सी. ओके, देखिए लेस देन है ना, तो बी के पास ये मुंह बंद है, सी एंड सी ही डी है. डन. आई गॉट माई फाइनल स्टेटमेंट. नाउ लेट मी एनालाइज इट. डी इज लेस देन ए. इज डी लेस देन ए गाइज? नो, डी इज ग्रेटर देन ए. रॉन्ग. बी इज हैशटैग क्या होता है? ग्रेटर देन डी. क्या बी डी से ग्रेट है? नहीं, लेस है. गलत. ए इज हैशटैग क्या होता है? इक्वल टू सी. बिल्कुल नहीं, ए तो छोटा है. ए इज लेस देन बी, लेस देन सी. यस, परफेक्ट. सो डी इज आवर आंसर. Last question. A, B, C, D, E and F are 6 members of a family. Blood relation question again. A is the mother. Quickly, आपको याद है? This will be for male. This is going to be for the female. This is for brother, sister. And this is for marriage. Okay? So, A is the mother of B. और B है husband किसका? D का. So, D obviously wife है. F is the brother of one of the parents of C. अभी देखो guys, always use a connector method. हमारे पास ना F है ना C है, तो हम आगे बढ़ते हैं. इस क्वेश्चन को थोड़ा होल्ड पे डालते हैं, जो अपने पास है उनके बारे में देखते हैं. D is the daughter in law. daughter in law मतलब बहू of E. बट ये तो ऑलरेडी A है, मतलब A का हस्बैंड होगा E. And has no siblings, मतलब D को भाई बहन नहीं है. ओके. एंड जब आता है तो एंड टॉक्स अबाउट डी. सी इज द सन ऑफ डी, तो इसका बेटा इज सी. ओके. एंड बीच का हमने एक मिस किया था पॉइंट, तो वो भी देख लेते हैं. एफ इज द ब्रदर ऑफ वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ सी. सी के एक पेरेंट का ब्रदर है एफ. तो देखो डी को तो सिबलिंग नहीं है, तो इसको सिबलिंग होगा एफ. एफ ब्रदर है. ओके. हाउ इज सी रिलेटेड टू ए? तो ये इन्फॉर्मेशन अननेसेसरी दी थी उन्होंने, क्योंकि सी रिलेटेड टू ए ढूंढने में तो एफ की कोई ज़रूरत भी नहीं है. सो ये जो आपका सी है ये रिलेटेड टू ए, मतलब ए का कौन लगता है? तो ए के बेटे का बेटा, ऑब्वियसली ग्रैंडसन. ओके. So that was all about the CMAT 2022 logical reasoning section paper. Guys, if you are preparing for MBA entrance exams 2023 and 2024, then you can contact us for live coaching, classroom, books, mock test and much more. We provide you classroom coaching at our centers at Borivali, Vasai and Dadar. And for live coaching as well as classroom coaching, आप हमें contact कर सकते हैं इस नंबर पे, which is 8828581455. We can give you all the information you want on this number once you contact us. And for more information, you can visit on our website and make sure that you follow our social media handles. So subscribe on our YouTube channel, like and share all the content that we share on Facebook, and follow us on our Instagram. And yes, you can also join our Telegram handle. All the links are in the description below. So I hope you enjoyed this session and understood all the concepts very clearly. That was all from our side in this session, guys. We'll meet you in our next video.